तो जश्न दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले एक चैनल के बारे में, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी। इसका एक वीडियो आप लोगों ने मुझे शेयर किया है जिसमें एक नई थ्योरी है। हालांकि नई नहीं, इसके ऊपर मैंने बहुत पहले बात किया था, पर मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने से अच्छा है इस वीडियो पे रिएक्शन भी दे देते हैं और इस चीज़ को क्लियरफाई भी कर देते हैं, वो भी पूरी लॉजिकली थिंग से, है ना। क्योंकि आपको पता होगा एक योगी हो रखे हैं युक्तेश्वर गिरी महाराज, उनकी एक बुक है होली साइंस, उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको ईसा भी यूज़ करता है, ईसा फाउंडेशन जग्गी वासुदेव सदगुरु वाला, और उसी चीज़ को इन्होंने भी बताया। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये बता क्या रहे हैं। थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट रखूँगा ताकि ज़्यादा टाइम ना हो। तो खैर स्टार्ट करते हैं। आपको लगता होगा कि अभी कलयुग चल रहा है और बहुत सारे लोगों को अभी यही लगता है कि कलयुग चल रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकती है। तो पूरे एविडेंस और डिटेल के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कौन सा युग चल रहा है, मुझे क्या लगता है कि अभी कौन सा युग चल रहा है, और सदी के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर श्री युक्तेश्वर गिरी के अनुसार कौन सा युग चल रहा है। मैंने जब एक किताब पढ़ी द होली साइंस, तो उसमें कुछ डिटेल्स दिए गए हैं युक्तेश्वर गिरी के द्वारा, जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि युगों का जो साइकिल है उसमें कौन सा समय अभी चल रहा है। और जब मैंने उस चीज़ को पढ़ा तो मेरा माइंड ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या ये बातें सच में सही है। तो मैंने कोशिश की इसको वेरीफाई करने की। अभी तक मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की जो साइंस है वो इतनी डेवलप्ड नहीं हुई है कि वो पता कर पाए कि ये किस हद तक सच है। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो युक्तेश्वर गिरी ने बताई हैं और जो 11-12 हज़ार साल पहले जो ऋषियों ने बताई थी एस्ट्रोनॉमी के बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और अपने आप में ये साइंस इतना डीप है कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी अभी तक वहाँ तक पहुँची नहीं है। तो सबसे पहले हम साल का होता है, लेकिन ये जो 24,000 साल का साइकिल है ये किस चीज़ पे निर्धारित है। युक्तेश्वर गिरी कहते हैं कि सन का एक डुअल है, यानी कि हमारा जो सूर्य है उसका एक डुअल है जिसके साथ वो रोटेट करता है। और जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि वो डुअल कहीं ना कहीं, देखो, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा मैं बता दूं, बात हो रही है युग चक्र के बारे में कि युग चक्र का टाइमलाइन कितना होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर टाइमलाइन अभी के समय में लाखों साल का आपको मिलता है, और अगर पर्टिकुलर कलयुग की बात की जाए तो 4,32,000 साल का मिलता है, जिसको मैंने बहुत बार एक्सपोज किया कि इसका कोई भी रियल ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कहीं पे भी, हमारे सनातनी शास्त्रों में नहीं है, ओरिजिनल जो संस्कृत में है, हिंदी वाले की नहीं बात करूँ मैं, तो कहीं पे ऐसा नहीं है। अच्छा है, इसने भी उसको काटने का कोशिश किया है तो अच्छा है, पर देखते हैं खुद का क्या ओपिनियन है इनका। जो सीरियस स्टार है वो हो सकता है। Good evening, sir. Good evening, ma'am. What may I bring for you today? So let's begin. जी हाँ, सीरियस, जिसे हिंदी में व्याध तारा भी बोलते हैं, और ये जो तारा है वो रात के समय पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकीला नजर आता है। ये सूर्य के सबसे करीबी तारों में से एक है। माना जाता है, पुराने जो ऋषि मुनि है वो ऐसा समझते हैं कि सीरियस और सूर्य जो है वो एक ऑर्बिट में एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं, और इस ऑर्बिट को पूरा करने में, इस पूरे रिवोल्यूशन को पूरा करने में सूर्य को 24,000 साल लगते हैं। 24,000 साल का जो साइकिल होता है ये 2 भाग में बटा है। और जब भी ये घटनाक्रम होती है, इस समय ऐसा होता है कि ये जो दोनों तारे हैं सूर्य और सीरियस, जब भी ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो सन की जो दूरी है गैलेक्टिक सेंटर से, यानी कि हमारी आकाश गंगा की जो सेंटर है उससे कम हो जाती है। और जब सूर्य की दूरी गैलेक्टिक सेंटर से थोड़ी कम हो जाती है, वहीं पे जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो फुल पोटेंशियल है वो उभर के आती है, और उसी युग को सतयुग कहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन कॉन्शियसनेस 100% इवॉल्व होती है। कलयुग की अगर बात करें तो कलयुग में ह्यूमन कॉन्शियसनेस 25% ही रहती है, जिसकी वजह से ह्यूमन माइंड और ह्यूमन परसेप्शन जो है, उसकी जो इंटेलिजेंस है इंसानों की, वो सिर्फ मटेरियल चीजों को ही परसीव कर पाते हैं, और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज कलयुग में नहीं होती। तो आप अगर देखें कि कौन सा ऐसा टाइम था जब इंसान को इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो अगर आप 1700 के पहले देखेंगे तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी शायद नहीं थी, और वहां पे आप देखेंगे कि ह्यूमन को इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। और यही कारण था कि इंसान जो है उस समय किसी भी प्रकार की जो गैजेट्स है इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो सारी चीजें यूज नहीं करता था। लेकिन 1700 के बाद जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। 1700 में न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की, और उसके बाद धीरे धीरे जाके जब एवोल्यूशन होने लगा तब जाके धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ये सारी चीजों का आविष्कार हुआ। तो आप ये समझिए कि जब इंसान पूरे तरीके से अंधेरे में था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इंसान के पास, मैग्नेटिज्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो क्या वो युग कलयुग नहीं है? और अभी जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है, मैग्नेटिज्म की नॉलेज है, हाँ, हालांकि पूरी नॉलेज नहीं है, तो अभी चलो, इस भाई ने एक तथ्य रखने की कोशिश किया है कि कलयुग में लोगों के पास 25% ही कॉन्संट्रेशन बोलिए या फिर अवेयर या जो भी कुछ आप बोल सकते हैं वो होती हैं, और इसको इसने बताया कि टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है ना। जबकि मुझे नहीं लगता कहीं से भी जो मनुष्यों की चेतना का स्तर है वो टेक्नोलॉजी से डिसाइड हो सकता है ना। आप मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को? कमेंट में जरूर से बताइएगा। अब ये बता रहे हैं जो 1700 से 1600 या जो भी आंकड़ा इसने बताया, वो ही उस टाइम था जब हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो हमारा सबसे बुरा स्तर हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीज़न मैं देता हूँ। अभी के समय में आप देखिए जो अभी सिचुएशन दिख रही है, जो मनुष्य का स्तर नीचे गिरने की या चेतना नीचे गिरने की बात हो रही है, वो अभी के लिए हो रही है। क्यों?
इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इतना एडवांसमेंट है, उसके बाद भी स्थितियाँ देखिए, कौन सा क्राइम नहीं हो पा रहा, लोगों का कॉमन सेंस बिल्कुल समझ लीजिए ज़मीन में घुस चुका है, नाम मात्र का भी नहीं रह गया। कितनी ज़्यादा फेक साइंस फैल चुकी हैं, मतलब कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अपने पीक पर है ना। हर तरह के क्राइम ऑलरेडी हो रहे हैं और हर मनुष्य के अंदर जो बुराई की भावना है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। जो बोलते हैं ना एक शरीर दो मनुष्यों वाली, तो वो चीज़ हो रखी है ऑलरेडी। तो अभी हम अगर इसे टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता वो टेक्नोलॉजी का और मनुष्यों की चेतना का कोई लेना देना है। बाकी आप लोग भी अपने ओपिनियन जरूर से बताइएगा। आगे चलते हैं। कौन सा युग चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे युगों के साइकिल के बारे में, और इन युगों के साइकिल में 24,000 साल का जो साइकिल होता है, और ये साइकिल जो 2 भागों में बटा हुआ है, तो इन दोनों भागों में सारे युग एक एक बार आते हैं। सतयुग 4800 ईयर्स का होता है, यानी कि 4800 सालों का होता है, जिसमें कि पहले जो 400 साल होते हैं वो ट्रांजिशन फेज के होते हैं और आखिरी के 400 साल ट्रांजिशन फेज के होते हैं। यानी कि सतयुग के बाद आएगा त्रेता, और सतयुग से त्रेता का जो ट्रांजिशन होगा उसमें 400 साल लगेंगे। फिर त्रेता युग जो है वो 3600 ईयर्स का होता है, यानी कि 3600 सालों का, जिसमें से 300 साल आगे और 300 साल पीछे ट्रांजिशन फेजेस होते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो भी बोल रहे हैं होली साइंस बुक से उठा के बोल रहे हैं ना, खुद इन्होंने क्या परसीव किया शायद एंड में बताएंगे, वो हम देखेंगे खुद ये क्या बिलीव करते हैं, या खुद परसीव कुछ इन्होंने किया है कि नहीं किया, वो भी देखने वाली बात है। के बाद आता है द्वापर, जो कि 2400 साल का होता है, 2400 ईयर्स, जिसमें 200 साल की ट्रांजिशन पीरियड आगे और पीछे होती है, मिला के 400 साल। और आखिरी में आता है कलयुग, जो कि 1200 साल का होता है, और इसमें भी ट्रांजिशन फेजेस होते हैं 100 ईयर्स के आगे और पीछे। तो इस प्रकार से 12,000 ईयर्स का एक साइकिल चलता है। और जब कलयुग एंड होता है, यानी कि जब सूर्य सबसे दूर है सीरियस से, तो उसके बाद सूर्य एसेंड करना शुरू करता है, यानी कि फिर उसके पास आना शुरू करता है, और फिर कलयुग का दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जो कि फिर से 1200 साल का होता है, और उसमें भी ट्रांजिशन पीरियड्स होती हैं। तो यहाँ जो पहला 1200 साल का पीरियड था वो कलयुग में एंट्री का था, और जो दूसरा है वो कलयुग से निकलने का है। कलयुग का जब पहला फेज खत्म हुआ एसेंडिंग वाला, यानी कि कलयुग जब चढ़ रहा था, और फिर जब दूसरा फेज 1200 सालों का स्टार्ट हुआ डिसेंडिंग वाला, जब कलयुग उतर रहा है, उसके बाद फिर से आता है द्वापर, और फिर द्वापर के बाद त्रेता, और त्रेता के बाद वापस सतयुग, जो कि 4800 सालों का होता है। और सतयुग का एसेंडिंग फेज तब शुरू होता है, और उसके बाद वापस से 4800 सालों का सतयुग का डिसेंडिंग फेज शुरू होता है। सन की जो दूरी है सीरियस से वो बढ़ने लगती है, और वही है डिसेंडिंग फेज, जबकि सूर्य जो है वो विष्णु नाभि से दूर जा रहा है, विष्णु नाभि यानी कि हमारे गैलेक्टिक सेंटर से। तो ये साइकिल मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ एस्ट्रोनॉमी के, क्योंकि अगर मैं पूरी डिटेल्स में बात करूंगा राशियों के बारे में कि किस राशि में कब सन कहाँ एंटर करता है, तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं एक पिक्चर यहाँ पे दे दूंगा, जिस पिक्चर में वो सारे साइकिल्स आपको समझ में आएंगे, वो उस फोटो को देख के। अब बात करेंगे कि सूर्य और जो सीरियस तारा है इनकी पोजीशनिंग क्या है। सूर्य की जो ऑर्बिट है वो ज्यादा लंबी है मुकाबले सीरियस, और कलयुग शुरू कब हुआ और एंड कब हुआ। 11,500 BC में सतयुग अपने चरम पे था, यानी कि सूर्य सबसे करीब था विष्णु नाभि के और सीरियस के। उसके बाद सूर्य का डिसेंडिंग फेज स्टार्ट हुआ, यानी कि वो दूर जाने लगा विष्णु नाभि से। तो 11,500 BC, और अभी के अगर आप 2024 साल जोड़ दे तो करीब करीब 13,000 साल पहले कलयुग धीरे धीरे अपने सेकंड फेज में आ गया, यानी कि दूसरे फेज में। और उस हिसाब से अगर अभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम 1700 में कलयुग का अंत देख चुके हैं, यानी कि 1600 AD से लेके, यानी 1600 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक जो फेज था 100 साल, वो कलयुग के एंड का ट्रांजिशन था। कलयुग से द्वापर में हम जा रहे थे, और 1700 के अब देखिए इन्होंने एक चीज़ मेंशन किया कि 1600 से लेके 1700 तक जो पीरियड था वो था कलयुग के एंडिंग टाइप का, है ना। आप सभी ने क्लियरली सुना। अब इसके पीछे लॉजिक क्या दिया, 2-3 लॉजिक दिए। एक तो जो एस्ट्रोनॉमी का पूरा था वो भी होली साइंस का था, और दूसरा जो मनुष्य इवॉल्व नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या टेक्नोलॉजी नहीं थी उतना उस टाइम में, इसलिए वही सबसे बुरा दौर था मनुष्यों का। ये इनका ओपिनियन मानी, या फिर होली साइंस का जो इन्होंने ब्यौरा दिया उस हिसाब से। पहली बात अच्छा है कि कलयुग लाखों सालों का इन्होंने डिनाई किए, पर जो इन्होंने पॉइंट उठाए ईसा भी उसी चीज़ को मानता है, यानी कि डिसेंडिंग और असेंडिंग वाला जो ऑर्डर है, यानी कि कलयुग के बाद फिर से कलयुग आता है, फिर द्वापर, मतलब वैसे द्वापर त्रेता, मतलब वो पूरा साइकिल ऐसे चलता है। जबकि अगर आप देखेंगे, मैं सभी कैलकुलेशन को एक बार मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अभी के समय में देखिए जितनी भी चीज़ें हैं वो मिलावटी है। आपको पता है हमारे धर्मशास्त्रों में भी बहुत ज़्यादा मिलावट आ चुकी है, ना लोगों को सही से नॉलेज है, तो चीज़ों को पता लगाना ओरिजिनल आंकड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। पर सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि युग चक्र का जो साइकिल है वो कैसे काम करता है, तो वो है नेचर। अगर आप नेचर में देखेंगे तो 4 चीज़ें नेचर में भी आपको दिखाई देगी। सुबह होती हैं, दोपहर, शाम और रात। अब इस चारों में देखिए कभी भी कोई चीज़ रिपीट हुई है लगातार। देखिए जैसे कि अभी रात हो रहा है, रात के बाद सीधा दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रात के बाद फिर से रात आएगी, या फिर दिन हो गया तो दिन के बाद फिर से दिन आएगा, फिर वापस से शाम होगी, फिर दोपहर और फिर रात। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये साइकिल बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है कहीं पे भी। मुझे इसका कोई भी रियलिटी में प्रूफ नहीं दिखता। आप नेचर भी देखिए कोई भी चीज़ ऐसे रिपीटेड नहीं होती है ना, कि बिल्कुल यहाँ पे आगे फिर वापस चला जाओ। जबकि युग चक्र देखेंगे तो कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। और इनका साइकिल वापस से घूमना शुरू हो जाता है कि वापस से कलयुग आएगा, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग, मतलब ऐसे
जबकि जो एक्चुअल आंकड़ा होता है, जो एक्चुअल साइकिल आप मान सकते हैं, चाहे नेचर में भी आप देखेंगे तो भी वो भी वैसा ही होता है। जैसे कि सतयुग आ गया, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से सतयुग। सेम चीज़ आप नेचर में देखिए, पहले सुबह होगी, दोपहर, शाम और रात, फिर सीधा दिन। ऐसा नहीं होता है कि फिर से रात होगी, फिर शाम होगी, फिर दोपहर होगी, फिर वापस सुबह होगी, फिर सुबह होगी। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता ये चीज़ सही है। फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि चलो 1600 से 1700 के बीच में कलयुग एंड हो गया, तो फिर कल की अवतार कहाँ गया, है ना। देखते हैं वो चीज़ क्या जवाब है इनके पास, क्योंकि आप ये चीज़ मान के चलिए, जब भी युग बदलता है, आप हमारे पुराणों की स्टोरीज़ देखिए, हमारे वेदों की स्टोरीज़ देखिए, जब भी युग बदलता है तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती कि भाई किसी को कुछ भी नहीं पता चला, है ना, और हो भी गया। ये सभी हर इंसान तक बात पहुंच जाती है कि हाँ, नेचर में बदलाव हुआ है, चीज़ों में बदलाव हुआ है और युग पूरा बदल गया है। और हम तो बात करें पूरा युग साइकिल बदलने का, है ना, क्योंकि लास्ट में होता है। खैर आगे देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। बाद का जो टाइम है वो द्वापर का चल रहा है, यानी कि हम द्वापर में ऑलरेडी 324 साल निकाल चुके हैं। और आप देखेंगे कि इन 324 साल हम द्वापर में भी निकाल चुके हैं। मेक सेंस, कहीं पे कुछ बन रहा है। द्वापर जैसी क्या सिचुएशन है, क्या कलिकाल नीचे गए हैं? नहीं, कलिकाल अपने चरम पर ही पहुंच रहा है। कौन सी, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इंटरनेट आ गया और बाकी सारी चीज़ें। पर इसका आप नेगेटिव साइड भी देखिए। इंटरनेट पे हम लोग जैसे कि कल ही मैं नार्सी का वो सॉन्ग डिकोड कर रहा था, उसमें डार्क वेब वाला एक पोर्शन देखा होगा। डार्क वेब पे कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब कलयुग के एंड को लेके जो जो प्रोफेसी आप मान सकते हो वो सारे वहाँ पे ऑलरेडी हो रहे हैं, और वो भी अर्थ पे ही है ना, कोई दूसरी दुनिया की चीज़ें नहीं है। तो फिर नेट में तो वो भी पता चल रहा है ना, साथ में आ रहा है। तो कितनी बुरी स्थिति है। द्वापर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो कलयुग से बेटर होना चाहिए था, पर चीज़ें तो और धीरे धीरे बुरी ही होती जा रही हैं। और अभी क्या चल रहा है इसके ऊपर भी हम एंड में बात करेंगे। पहले इनका एंड सुन लेते हैं। 324 सालों में इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक डेवलपमेंट कितनी ज्यादा हुई है और ह्यूमन इंटेलिजेंस किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है। लेकिन गलती कहाँ हो रही थी? जब भी कलयुग के दौरान पंचांग बन रहा था, यानी कि जब राजा परीक्षित का समय था, उस समय जब पांडव छोड़ के चले गए सारा राजपाट हिमालय की ओर, क्योंकि हिमालय को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, तो पांडव हिमालय की ओर चले गए और परीक्षित को युधिष्ठिर ने सारा राजपाट सौंप दिया। और उस समय राजा परीक्षित के राज्यसभा में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं था जो सही सही कैलकुलेशन कर पाए युगों की और आने वाले समय की। और यहीं पे गलती हुई उनसे पंचांग बनाने में। कलयुग के डार्क एज में एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था कुल्लू का भट्टा, और कुलुका भट्ट ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से सारी जो कैलकुलेशन है युगों की वो गड़बड़ हुई। और कुलुका भट्टा ने ये कह दिया कि जो भी कैलकुलेशंस है, यानी कि अगर कलयुग 1200 साल का है, तो उन्होंने ये बता दिया कि 1200 साल में जो एक साल है वो एक डिवाइन ईयर है, यानी कि 1200 डिवाइन ईयर्स बोल के उन्होंने कैलकुलेट कर दिया, यानी कि ब्रह्मा के 1200 साल। और बराबर है, ये चीज़ मैंने भी आपको बताया कि जो भी आंकड़ा है जो लाखों साल का, वो 360 से वो गुना करके निकाला हुआ है ना, जो कि टोटली फॉल्स है। इसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है कि 360 से ही क्यों किया गया, या फिर कहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि भाई करो। अगर डिवाइन ईयर्स लिखा गया है, अगर शास्त्रों में कहीं, जैसे श्रीमद् भागवतम पुराण में देवान वर्ष लिखा गया है ना, तो देवताओं के वर्ष हो सकते हैं, उसको ह्यूमन ईयर्स में कैसे मतलब किए। मैं बोल रहा हूँ सबसे अगर आपको जानना है तो नेचर ही सबसे परफेक्ट चीज़ है। वो आपको परफेक्ट आंकड़ा दे देगी, सिचुएशन बता देगी। आप खुद सोचिए, जो 1600 से 1700 थे, है ना, उस टाइम में नेचर की क्या स्थिति होगी और अभी नेचर की क्या स्थिति है। कॉमन सेंस वाली बात है कि उस समय में जो अभी हमने सो कॉल्ड डेवलपमेंट किया है, उससे नेचर का नुकसान ही हुआ है। और आप मान के चलिए, अगर हम नेचर के विरुद्ध कुछ भी कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट या फिर हमारी प्रगति नहीं है, वो हमारी दुर्गति ही होने वाली है एट दी एंड। और उसका प्रभाव ऑलरेडी दिख रहा है और आगे जाके ये प्रचंड रूप में और दिखने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो अभी जो स्थिति है, जैसे कि हसदेव आप देख पा रहे हैं, ऐसे कितने हसदेव ऑलरेडी कट चुके हैं और अभी भी कट रहे हैं। तो ये बुरी स्थिति है, ना कि 1600 से 1700। और जब भी भगवान आते हैं, बोला जाता है कि भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है ना। जो भी कुछ हमें मिलता है वो इस प्रकृति से ही मिलता है। तो ये अगर बैलेंस नहीं होगी, इसके विरुद्ध चीज़ें जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी कलयुग जो ये बोल रहे हैं 1617, वो बिल्कुल भी फॉल्स है। अभी सिचुएशन बुरी है, ना कि उस टाइम तो फिर भी इतने जंगल नहीं कट रहे थे। ये जो सड़कें और कंक्रीट के जंगल, ये सब उतनी नहीं थी। खैर आगे सुनते हैं। ब्रह्मा के जो 1200 साल होते हैं, उनमें से एक साल जो होता है वो 360 सोलर ईयर के बराबर होता है, यानी कि पृथ्वी के 360 साल के बराबर होता है। और साल ही लेना था। तो कुलुका भट्टा के हिसाब से कलयुग में हम सिर्फ 5000 साल तक गए, अभी और 4,27,000 साल बाकी। वो लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जो दुकानें हैं वो इसी बात पे चल रही है कि अभी कलयुग चल रहा है और तुम मेरे पास आओ, हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो इस बात का फायदा उठाते हैं कि अभी भी कलयुग चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप समझे, जो भी मैंने रिसर्च की है, मैंने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की भी रिसर्च की है, और फिर जो भी एविडेंसेस मुझे मिले हैं, वो सारी रिसर्च के बाद मुझे समझ में आया है कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि सीरियस सन का डुअल है या नहीं है। जिस प्रकार से
सारे कॉन्स्टेलेशंस स्काई में मूव करते हैं, सीरियस उस प्रकार से मूव नहीं करता। और कहीं ना कहीं इस बात से ये साबित होता है, क्योंकि सीरियस एक जगह पे फिक्स नजर आता है, ये बाकी तारों जैसा नहीं है, इसीलिए हमें ये समझ में आता है कि सीरियस का कुछ और स्टोरी है। और अभी तो साइंटिस्ट ने ये भी पता लगाया है कि सीरियस जो है वो सन के करीब आ रहा है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मॉडर्न साइंटिस्ट या जो भी नासा वाले हैं, सो कॉल्ड साइंटिस्ट या फिर जो भी इनका साइंस रहता है, टोटली फ्रॉड है। आप बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले ये भी बोला था कि सन का बहुत बड़ा टुकड़ा टूट के अलग हो गया है, उसमें बाकायदा छेद भी दिखा दिया था, है ना। जबकि आप उसी टाइम जाके देखिए, सूरज में कोई कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये टोटली फर्जी बातें करते हैं। आप मान के चलिए, इनका काम ही मूर्ख बनाने। ये भी कलयुग का ही एक बड़ा हाथ मानिए आप लोग, है ना, जो लोगों को भ्रमित करने में रखी हुई है। जो हमारी वैदिक साइंस थी उसका पूरी तरह से दुर्गति करने में इनका ही हाथ है। और जो अभी के टाइम में लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं खुद को, उनका भी ब्रेन वॉशिंग करने का यही तरीका है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा वरना फिर वो टॉपिक से हम डाइवर्ट हो जाएंगे। खैर, अभी भी मेरे सवाल वही हैं कि कल के अवतार कहाँ हैं वो, अब क्योंकि कलयुग अगर वो हो गया है ख़त्म, द्वापर में आ गई तो अवतार तो होना चाहिए था। ये तो है हमारे पुराणों में, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या है इनके पास। सीरियस इज अप्रोचिंग सन, साइंटिस्ट ने ये बोला है, जिससे ये साबित होता है कि अब जो है कलयुग का डिसेंडिंग फेज है, यानी कि कलयुग खत्म हो रहा है और हम ऑलरेडी द्वापर में जा चुके हैं। तभी तो सन सीरियस के करीब आ रहा है और सन हमारे गैलेक्टिक सेंटर के भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, सीरियस के साथ और एक स्टार है। सीरियस जो बड़ा स्टार है वो सीरियस ए है, और उसके साथ सीरियस बी भी है, जो कि एक ड्वार्फ स्टार है, जो अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर चुका है और उसका जो मास है बिल्कुल कंडेंस हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि अगर कलयुग का अंत हो चुका है 1700 AD में, यानी कि आज से 324 साल पहले, तो आखिर कल की अवतार कौन थे और कल की क्या अभी आने वाले हैं, या कलयुग का जब अंत हुआ तब कल की आ चुके थे। जो भी मैंने रिसर्च की और जो भी मुझे समझ में आया, मुझे ये समझ में आया जब मैंने अवतारों को देखा, तो भगवान बुद्ध का जो अवतार हुआ था वो हुआ था कलयुग के शुरुआत के पहले। कहीं ना कहीं जब जीसस क्राइस्ट आए थे वो भी कलयुग का शुरुआत ही था। तो बुद्ध और जीसस क्राइस्ट के आने में ज्यादा साल का फर्क नहीं था, करीब 500 या 600 साल का फर्क था, क्योंकि बुद्ध आए थे 632 BC शायद इस टाइम में, और इनसे 6 AD के बीच में जीसस क्राइस्ट आए थे। तो ये जो टाइमलाइन है ये कलयुग का शुरुआत था। और बुद्ध को वैसे भी हम कल की अवतार नहीं मानते हैं, और ऐसा बोला गया था। बुद्ध को नौवां अवतार माना जाता है ना। अब कुछ लोगों को ये होता है कि कश्यप बुद्ध थे या गौतम बुद्ध थे, वो अलग बात है, वो दोनों समकालीन ही थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था उनका टाइमलाइन। पर फिर भी आज से लगभग मोटा मोटी 2500 साल पहले बताया जाता है उनका टाइमलाइन, है ना। तो कल के अवतार उनको बोलना, चलो ये भी बोल रहे हैं वो नहीं, आगे दे, वो नौवां अवतार था। ओके, पुराने शास्त्रों में और अभी भी जो पुराण लिखे गए हैं उनमें भी कहा जाता है कि जो कलकी के जो अवतार हैं वो कलयुग के अंत में आएंगे। तो आप सोचिए कि कलयुग के अंत का जो समय था, यानी कि 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में कौन ऐसे अवतार होंगे। और जब मैंने सारी चीज़ों को देखा तो अब ये परसीव करके बैठ गए या मान के बैठ गए कि 1600 से 1700 के बीच ही कलयुग का अंत हुआ है। अब ये उन टाइम में ढूंढेंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा इनको। बहुत सारे उस समय में अच्छे योद्धा हुए हैं, अच्छे राजा हुए हैं। पर आप ये सोच के जाइए, जब भगवान का अवतार होता है ना, और जब युग खत्म हो रहा है, एक पूरा साइकिल जब खत्म होता है, तो वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती। क्या नेचर में उस समय में कोई बदलाव हुए, मतलब ये क्या बोलूँ मैं इसके। खैर आगे मुझे शिवाजी एक ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो कि कल्कि से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। उनका जो अपीयरेंस है, घोड़े पे बैठना, तलवार के साथ, और रक्षा करना धर्म की, शिवाजी ने कहीं ना कहीं इन सारे कामों को किया है। और उनका जो जन्म हुआ था वो बहुत यज्ञ और हवन करने के बाद हुआ था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शिवाजी हो सकता है कि वो कलयुग के एक अवतार थे जो कि कल्कि हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी और वहाँ पे तो इन्होंने शिवाजी को बोला है। अगर आप शिवाजी का जीवन देखेंगे, काफ़ी अच्छा जीवन है, काफ़ी उन्होंने धर्म के लिए काम किया, पर कभी भी उन्होंने खुद को ना तो अवतार बताया ना। अब मानिए वो टाइमलाइन ही नहीं है। सबसे पहले तो शिवाजी निसंदेह एक महान योद्धा, महान राजा थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। आज हम भी उनका सम्मान करते हैं, बहुत ब्रेव वॉरियर। पर वो कल की अवतार नहीं थे, क्योंकि टाइमलाइन वो नहीं थी। आप खुद सोच के देखिए, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ। आप हमारे पुराणों की स्टोरीज भी पढ़िए, कितनी बार युग चक्र बीत चुका है। जब जब युग चक्र खत्म होता है, कोई नया युग आता है, तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती, ये सभी को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई छोटी सी घटना होगी। और इसे आप मतलब एक वो मत लीजिएगा, बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। शिवाजी के समय में भी, उस समय भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना होगी। उनके प्रयास बहुत अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने जो स्वराज का सपना था उसको पूरा करने का कोशिश किया। पर उस समय भी ऐसा नहीं हुआ था कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म आ गया हो वापस से, या फिर लोग सही हो गए। मुगल थे, अंग्रेज़ों ने उसके बाद क्या पूरे इंडिया का हाल किया। मतलब जो भी सिचुएशन है, अगर आप देखेंगे जो फेक साइंस है वहीं से निकलना शुरू हुआ उसके बाद से ही। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते हम कि शिवाजी ही कल के अवतार थे। वो टाइमलाइन अभी की है और अभी हम देख रहे हैं। आप बात करते हैं कि अभी का कौन सा टाइम है ना, जब युग चक्र की इतनी बार हो रही है, द्वापर मान रहे हैं, कोई सतयुग मान रहा है, कोई क्या मान रहा है। तो अभी का जो समय बताया जाता है वो बताया जाता है कलयुग से सतयुग की तरफ जो ट्रांजैक्शन टाइम होता है, यानी कि जिसे हम संधि काल बोल सकते हैं,
जब रात्रि में भी, जैसे नेचर का मैंने आपको उदाहरण दिया, नेचर में भी आप देखेंगे जब रात के 2, 3, 4 बज रहे होते हैं, जब ना तो पूरी रात होती है ना पूरा दिन होता है, यानी कलयुग की छाँव भी है और सतयुग का प्रकाश भी निकलना शुरू हो चुका है। उस समय का एक भोर काल होता है, वो भी समय चल रहा है और उसी का सिचुएशन हम देख पा रहे हैं अभी भी। और जैसा कि मैंने बताया, ये 1700-1600 वाला मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कितना सही लगता है। बाकी अगर ये भी वीडियो देख रहे हैं तो सारी चीज़ें आप खुद सोचिए समझिए, उसके बाद कुछ बताइए कि कैसा। खैर, इस वीडियो का क्रेडिट नहीं कि जब को जाता है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार देख सकते हैं वीडियो। बाकी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।